हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग और प्रिंसेस क्यानिंग दोनों ही अपने पास को कंबाइन करते हुए ओल्ड मास्टर लुआ को वहां पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देती हैं। लेकिन वो बुढ़ाऊ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो अपनी कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करते हुए अपने डार्क एंसेस्टर को वहाँ पे बुला चुका था, जो कि गॉड एम्परर लेवल पे था, जिसका ना तो लिन फेंग मुकाबला कर सकता था और ना ही लिन फेंग का कोई साथी उसका मुकाबला कर सकता था। ऊपर से अभी के लिए एम्परर डोंगजी भी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकते थे। अब आगे क्या होगा, लिन फेंग खुद को और अपने साथियों को कैसे बचाएगा, ये हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अभी भी उसी खतरनाक केव कहीं से दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ टियान अभी तक भी उस डिमोनिक बीस्ट को अपनी लवर समझे जा रहा था, जो कि असल में उस बुढ़ाऊ का एक डिमोनिक वेपन था, जिसका वो किसी खतरनाक सिचुएशन में इस्तेमाल करने वाला था। पर वो बुढ़ाऊ उसका इस्तेमाल तो तब कर पाता ना जब शाओ टियान उसकी जान छोड़ता। शाओ टियान ने तो उसे अपने पंखों के अंदर ऐसे जकड़ रखा था जैसे अब वो दोबारा कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसी बीच हम वहाँ पे लिन फेंग को देखते हैं, जो कि उस गॉड एम्परर से अपनी और अपने साथियों की जान बचाते हुए उन्हें लेकर डिक्लेरेशन ऑफ जेडिस के अंदर आ गया था। लेकिन गॉड एम्परर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरी की पूरी डिक्लेरेशन ऑफ जेडिस भी वहाँ पे हिलने लगी थी, जो देखकर एंसेस्टर पिंगजू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, इसके हर एक अटैक के अंदर डिवाइन एनर्जी मौजूद है, जो कि किसी भी एम्परर लेवल के वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। वहीं थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग अब तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक डिक्लेरेशन ऑफ जेडिस को नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए प्लीज जल्दी से अपने फादर को बुलाओ, क्योंकि अब से वही हमारी जान बचा सकते हैं। जिस पर लिन फेंग जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए मेरे फादर खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फोकस करने दो, अभी के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला। और ये कहकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डिक्लेरेशन ऑफ जेडिस को संभालने लगा था। वहीं लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि गॉड एम्परर कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। इवन एक गॉड किंग तो क्या, भले यहाँ पे कोई सुवीरेन गॉड भी आ जाए तो वो भी गॉड एम्परर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और हम लोग यहाँ पे एम्परर डोंगजी को बुलाने में जितनी ज्यादा देर करेंगे हमारे लिए मुसीबत यहाँ पे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन लिन फेंग अभी के लिए वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से वहाँ पे प्रिंसेस क्यानिंग से कहता है, क्यानिंग हम लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अब की बार फुल पावर के साथ। लिन फेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस क्यानिंग भी वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहती है, ओके जैसा तुम कहो। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपने अपने डिवाइन व्हील वेपन को बाहर निकाल लेते हैं, जो देखकर प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ जवाब देते हुए लिन फेंग को कहती है, ये इस एम्परर लेवल के वेपन को टेस्ट करने का बिल्कुल सही समय है। आज पता चलेगा कि असल में ये वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है, जो नेदर वर्ल्ड का हर एक पर्सन इसे पाना चाहता था। ऊपर से एंसेस्टर ने भी इसके बारे में काफी तारीफें की थी। प्रिंसेस क्यानिंग की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अच्छा है कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को अपनी आखिरी दम तक इस डार्क एंसेस्टर का मुकाबला करना ही होगा। लेकिन वो दोनों वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते उससे पहले गोडिस नोंगी भी वहाँ पे बाहर आते हुए उन दोनों से कहती है, अब जब तुम दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी सारी पावर भी तुम दोनों को देती हूँ। और ये कहकर गोडिस नोंगी वहाँ पे अपनी सारी की सारी पावर लिन फेंग और प्रिंसेस क्यानिंग की बॉडी के अंदर डाल देती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन दोनों की पास वहाँ पे गॉड किंग रेलम के पीक पे पहुंच चुकी थी, और ऊपर से उन दोनों की बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों आसानी के साथ एक सुवीरेन गॉड का तो मुकाबला कर ही सकते हैं। लेकिन एक गॉड एम्परर अभी भी उनकी लीग से बाहर था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन दोनों का गॉड एम्परर लेवल का वेपन है एक गॉड एम्परर का मुकाबला कर पाता है या नहीं। लिन फेंग और प्रिंसेस क्यानिंग दोनों वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो दोनों एक साथ अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉक वेव्स निकलने लगी थी। वहीं प्रिंसेस क्यानिंग तो अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर को महसूस करके एक्साइटेड होती हुई कहती है, कितनी ज्यादा कमाल की पावर है, अब समझ आ रहा है कि गॉड किंग खुद को कैसा महसूस करता है। तभी लिन फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, चलो आज इस गॉड एम्परर को दिखा देते हैं हमारे गॉड एम्परर लेवल के वेपन की ताकत को। और ये कहकर जैसे ही वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों का प्यार वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, और उन दोनों के प्यार की ताकत उस फ्यूजन अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही थी। तभी वो दोनों इस मौके का फायदा उठाकर अपने अपने डिवाइन व्हील को वहाँ पे मर्ज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे उन दोनों के डिवाइन व्हील्स वहाँ पे आपस में मर्ज होते हैं तो वहाँ पे एक नई तरह के वेपन का निर्माण होने लगा था, और उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो वहाँ पे गॉड एम्परर की पावर को भी सप्रेस कर रही थी। इवन ये सब देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो सुप्रीम गॉड एम्परर लेवल का वेपन है। इसी बीच प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग क्या तुम्हें हमारे वेपन से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है? जिस पे लिन फेंग भी हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और इसी बीच हम उन दोनों के वेपन के अंदर एक एंसेस्ट्रल मास्टर सोल बॉडी को देखते हैं, जो कि उस वेपन के अंदर आराम फरमा रही थी, और उससे निकलने वाले ऑरा को
महसूस करके प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये औरत तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि ये हमारी एंसेस्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, पर फिर भी इस औरत के अंदर कुछ तो अलग बात है। इसका पावर लेवल कुछ अलग ही है जिसको मैं भी सेंस नहीं कर पा रही। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए प्रिंसेस कैनिंग से कहता है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इस ड्रैगन ह्यूमन रियलम को डिस्ट्रॉय करना होगा। असल में जब लिन फेंग प्रिंसेस कैनिंग के साथ लिक्विडेशन ऑफ ड्यूटीज के अंदर गया था तो उसी समय उस गॉड एम्परर ने वहाँ पे एक अलग स्पेस रियलम को क्रिएट करते हुए उन लोगों को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। इसलिए लिन फेंग की यह बात सुनकर प्रिंसेस कैनिंग भी हाँ में अपना सर हिला देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और देखते ही देखते वहाँ पे उस ड्रैगन ह्यूमन रियलम के अंदर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। इवन गॉड एम्परर का बनाई वो स्पेस रियलम भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से लेकर बाहर आ गया था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मुझे लगता है अब हमारे पास ऐसी ताकत आ चुकी है कि हम इस गॉड एम्परर का मुकाबला कर सकते हैं। पर मुझे डर है कि ये दोनों ऐसी कमाल की ताकत को कंट्रोल कर भी पाएंगे, क्योंकि अभी इनके वेपन से जो पावर निकल रही है वो ट्रूली अनमैचेबल है। जिस पर स्टेपिंग जू उससे कहती है, थंडर ड्रैगन तुम चिंता मत करो, अभी हमारा अपर हैंड है तो हमारा भी इस गॉड एम्परर के ऊपर काउंटर अटैक करना तो बनता ही है। जिस पे लिन फेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि स्टेपिंग जू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जब हमारे पास इस गॉड एम्परर का मुकाबला करने का मौका है तो हम लोग भले इस मौके का फायदा क्यों ना उठाएं। जबकि वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को वहाँ पे ड्रैगन ह्यूमन रियलम से बाहर आते हुए देखकर तो उस बुढ़ाऊ को वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो वहाँ पे अपनी आंखें फाड़े लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को कह रहा था, क्या ये लोग अभी तक भी जिंदा है? लेकिन इससे आगे वो बुढ़ाऊ वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्पेस टाइम व्हील से उस गॉड एम्परर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन वो खतरनाक अटैक वहाँ पे गॉड एम्परर को हिट कर पाता उससे पहले गॉड एम्परर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी जगह से गायब होता हुआ वहाँ से पीछे आ गया था। और तभी वो गॉड एम्परर वहाँ पे कोर टून में कहता है, ड्रैगन कोर मेरी पावर को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकती है, इसलिए मैं उसे पा के रहूंगा। और ये कहकर गॉड एम्परर वहाँ पे अपनी जायंट पावर मैन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। लेकिन प्रिंसेस कैनिंग और लिन फेंग दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गॉड एम्परर के उस खतरनाक अटैक को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगे थे। और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ गॉड एम्परर के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो गया था। जो देखकर वो बड़ा वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये दोनों आखिर किस मिट्टी के बने हैं जो गॉड एम्परर के हर एक अटैक को काउंटर किए जा रहे हैं। इनका ये डिवाइन व्हील वेपन तो मुझे बस मामूली सा वेपन लगा था, लेकिन अब वही वेपन है मेरे एंशिएंट एंसेस्टर जो कि गॉड एम्परर है उन्हें रोक रहा है। काश इसे मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता। लेकिन गॉड एम्परर भी वहाँ पे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो दोबारा अपनी जैन पावर मैन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को पकड़ने की कोशिश करता है। और अब की बात तो वहाँ पे लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग का फ्यूजन अटैक भी वहाँ पे उसके जैन पावर मैन को नहीं रोक पा रहा था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि हम दोनों के फ्यूजन अटैक के बावजूद भी हम लोग एक आम गॉड एम्परर का तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इस एंशिएंट गॉड एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा वेपन भी इसके सामने कमजोर पड़ रहा है। पर वो दोनों वहाँ पे पूरी तरह से अपनी हार मान पाते उससे पहले उनके डिवाइन व्हील वेपन के अंदर मौजूद एंसेस्टर मार्शल सोल अपनी आंखें खोलते हुए कोर टून में कहती है, स्पेस टाइम फ्रीज। और उसके ऐसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा टाइम रुक गया था, जिसके बाद वो एंसेस्टर मार्शल सोल वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ चलते हुए उस डिवाइन व्हील वेपन से बाहर आ जाती है, जहाँ पे बाकी सभी के साथ साथ प्रिंसेस कैनिंग और लिन फेंग भी फ्रीज हो चुके थे। वो एंसेस्टर मार्शल सोल सीधा वहाँ पे लिन फेंग के सामने आकर उसे बहुत ही गौर से देखती है और अपने मन ही मन में कुछ कहती है। अब वो क्या था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और उसके बाद वो एंसेस्टर मार्शल सोल अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा गॉड एम्परर के सामने पहुंच चुकी थी, जहाँ पे वो भी बाकी सभी की तरफ फ्रीज हो चुका था। और वो एंसेस्टर मार्शल सोल वहाँ पे गॉड एम्परर को देखकर कोल्ड टून में कहती है, आउटसाइड यूनिवर्स की कोई भी इनहेरिटेंस यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करती। और ये कहकर वो वहाँ पे एक सुप्रीम फ्लावर को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक के साथ उस गॉड एम्परर को वहीं पे जान से मार देती है। अब से हम लोग एंसेस्टर मार्शल सोल को एंसेस्ट्रल गॉडेस कहकर बुलाएंगे। वहीं जैसे एंशिएंट गॉड एम्परर वहाँ पे खत्म होता है तो वो बड़ा लू और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं एंशिएंट एंसेस्टर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हालांकि वो बड़ा भी वहाँ पे फ्रीज था, लेकिन फिर भी उसके फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर अचानक से उसे वहाँ पे कुछ याद आता है, जिसे याद करके वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, भले एंशिएंट गॉड एम्परर यहाँ पे जान से मारे गए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक उनकी एंसेस्टर एनर्जी का एक भी जरा मौजूद है वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। लेकिन ये सब सोचकर अभी वो बड़ा उल्लू और वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी एंसेस्ट्रल गॉडेस वहाँ पे अपने पास एक गॉडेस फर्नेस को बाहर निकालती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एंसेस्ट्रल गॉडेस वहाँ पे उस गॉड एम्परर की सारी एंसेस्टर एनर्जी को भी रिफाइन करते हुए अपने फर्नेस के अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। जो देखा तो बेचारे उस बुढ़ाऊ के वहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं। और अब वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहने लगा था, क्या इसने इतनी आसानी के साथ मेरे
एंशिएंट गॉड एम्परर के एसेंस एनर्जी को रिफाइन कर लिया। इसका मतलब है कि ये एक सुप्रीम गॉड एम्परर है। उस बुढ़ाऊ के मन की ये बात सुनकर एंसेस्ट्रल गॉडेस वहाँ पे उससे कहती है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो सन मून स्पेस टाइम वेपन की एक स्पिरिट हूँ और मेरा नाम है गॉडेस मिंग। एंसेस्ट्रल गॉडेस मिंग कैसा कहते ही वहाँ पे टाइम दोबारा से अनफ्रीज हो गया था। वैसे ज्यादातर लोग मुझे मूनलाइट गॉडेस भी कहकर बुलाते हैं और ये कहकर गॉडेस मिंग वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिनफेंग और प्रिंसेस कैनिंग दोनों को वहाँ पे डिक्रिएशन ऑफ जेड से बाहर निकाल लेती है और लिनफेंग को देखकर उससे इंप्रेस होते हुए कहती है, एंसेस्टर ज़ूटिया ने मेरे लिए बिल्कुल सही पसंद चुना है। तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो और फ्यूचर में चलकर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मैं ये साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारे पास एक एम्परर लेवल की ब्लड लाइन मौजूद है। और ये कहकर गॉडेस मिंग वहाँ पे शाओटियन को देखते हुए कहती है, पर अफसोस तुम्हारा पेट तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि शाओटियन तो अभी तक भी वहाँ पे पागलों की तरह उस डिमोनिक बीस्ट का पीछा कर रहा था। वहीं शाओटियन की ऐसी हालत देखकर लिनफेंग गॉडेस मिंग को ग्रीट करते हुए कहता है, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती है? प्लीज इस शाओटियन को भी ठीक कर दीजिए। जिसपे गॉडेस मिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मेरी इंजरीज अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और एक बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपनी पावर को रिकवर करने के लिए काफी सारे सालों का समय लगता है, इसलिए अब बाकी की जिम्मेदारी मैं तुम्हारी ऊपर छोड़ती हूँ। अब बाकी सब कुछ तुम्हें खुद से ही संभालना होगा। और ये कहते हुए गॉडेस मिंग वहाँ से गायब हो जाती है। खैर जैसे ही गॉडेस मिंग वहाँ से जाती है तो वो बड़ा वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, मेरे 10,000 सालों का प्लान तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ मेरे 10,000 सालों की कल्टीवेशन भी बेकार गई और ऊपर से मेरे एंशिएंट ड्रैगन एंसेस्टर भी मुझे छोड़कर चले गए जिनके सहारे मैं जी रहा था। और ये कहकर वो बड़ा वहाँ पे रोते हुए कहने लगा था, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और रोते रोते अचानक से वो बड़ा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अब जब मेरा सब कुछ लूट ही चुका है तो तुम सब क्यों जिंदा हो? तुम सभी को भी खत्म होना होगा। अब मैं यहाँ पे अपने साथ साथ तुम सभी को भी खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो बड़ा वहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए कहता है, स्पिरिट वेपन अब समय है तुम्हारा काम दिखाने का। जल्दी से ड्रैगन प्रिजन हॉल का गेट ओपन करो। मैं इन सभी को हमेशा हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन हॉल के अंदर फेंक दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी एग्जिस्टेंस ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। और ये कहकर वो बड़ा वहाँ पे पागलों की तरफ बार बार अपने वेपन स्पिरिट को समन करने लगा था। लेकिन जब बार बार बुलाने के बावजूद भी उसका वेपन स्पिरिट वहाँ पे नहीं आता तो वो बड़ा गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, वेपन स्पिरिट कहाँ मर गए तुम? और ये कहकर जब वो बड़ा वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसके वेपन स्पिरिट के ऊपर शाओटियन खड़ा होकर पागलों की तरह डांस कर रहा था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, चलो ये बेकार पंछी हमारे किसी तो काम आया। जब कैसे टपिंग जू शाओटियन की ऐसी हालत देखकर कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, रिफाइनमेंट के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपने इल्यूजन के अंदर कुछ अंडों के ऊपर सो गया था और ये अंडे किसी और के नहीं बल्कि उसके अपने थे, मतलब वो उन अंडों का बाप था। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बड़ा लू आओ वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए कहता है, बेवकूफ पंछी कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस बुढ़ाऊ कैसा कहते ही शाओटियन के अंदर उड़ते हुए नीचे आ कहते हैं, जो देखे शाओटियन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाई, बुड्ढे कहेंगे, मैं तेरी जान ले लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने हेमली रॉक फर्नेस को बाहर निकालते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बुड्ढे को जिंदा मत छोड़ना। और ये कहकर शाओटियन जैसे वहाँ पे अपनी 10,000 सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी सोर्ड वहाँ पे समन ही नहीं हो पाती और तब तक उस बुढ़ाऊ का अटैक वहाँ पे आकर सीधे शाओटियन को हिट कर गया था, जिससे टकराकर शाओटियन को होश वहाँ पे ठिकाने आते हुए कहती है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वो बुढ़ाऊ तो वहाँ पे शाओटियन को पकड़कर लगातार उसके ऊपर पंचेस की बारिश करने लगा था, जो देखकर लिनफेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी गोड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ लुआओ के ऊपर अटैक करते हुए अपनी सोर्ड को वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार को साथ देता है, जिसके साथ ही उस बुढ़ाऊ लुआओ का खेल वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जो देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे बाहर आते हुए टपिंग जू से कहता है, तो फाइनली ये शो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस केव के अंदर से अभी भी किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन एनर्जी का ऑरा महसूस हो रहा है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एनर्जी वहाँ पे लिनफेंग को काफी ज्यादा सुकून पहुंचा रही थी, जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये डार्क ऑरा है जो कि मेरी डार्क एम्परर बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ तो हो सकता है मेरी डार्क एम्परर बॉडी ब्रेक थ्रू करते हुए स्वीडन गॉड रियलम में पहुंच जाए। और ये कहकर लिनफेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहीं पे ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे टपिंग जू को देखकर उससे माफी मांगते हुए न जाने क्या कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन ऐसे टपिंग जू उसे वहाँ पे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो दोबारा से वहाँ पे लिनफेंग के गॉड ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती है, जिसके जाते ही शाओटियन को वहाँ पे अपनी आंखों के सामने अपने पिंक लैंड के कल्टीवेटर दिखाई देने लगा था, जो कि वहाँ पे शाओटियन को देखकर बुरा समूह बनाते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर तो बेचारी शाओटियन का मुंह वहाँ पे खोला का खोला रह गया था। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे अपने हेमली रॉक फर्नेस के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर शाओटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे थे, मैंने जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। खैर शुक्र है तुम तो मेरे साथ हो। रॉक
रॉक फर्नेस, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जिसपे हेमली रॉक फर्नेस सीधा वहाँ पे शाओटियन के पास आते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और ये कहकर वो रॉक फर्नेस अचानक से वहाँ पे साइज में बड़ा होते हुए शाओटियन को अपने अंदर बंद कर चुका था और लगातार वहाँ पे अपनी रिफाइनमेंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन की बॉडी को प्यूरिफाई करने लगा था। क्योंकि इल्यूजन के अंदर ही सही पर वो एक डेमोनिक बीस्ट के बच्चों का बाप बना था, इसलिए उसकी बॉडी को प्यूरिफाइड करना जरूरी था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे पूरे 7 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो रॉक फर्नेस लगातार शाओटियन की बॉडी को 7 दिनों तक प्यूरिफाई करते हुए उसे बाहर फेंकते हुए कहता है, यंग मास्टर अब आपकी बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो चुकी है, तो अब आप आजाद है। और हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी भी है, आपकी प्यूरिफिकेशन के चलते आप हेमली गॉड रियल्म की लेट स्टेज में पहुंच चुके हैं और आपके विंग्स अब टैंकलैंड के स्टील विंग्स की तरह हो चुके हैं। इसी बीच हम वहाँ पे लिन फेंग को भी देखते हैं, जो कि उस डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए अपनी डार्क एम्परर बॉडी को गॉड किंग रियल्म के पीक पे पहुंचा चुका था, जबकि वो खुद भी गॉड रियल्म की मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करके आया था, जिसके चलते तो लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ड्रैगन प्रिजन हॉल का मैटर अभी भी बाकी है, बेहतर होगा तुम उसकी एनर्जी को भी पूरी तरह से रिफाइन कर लो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन स्पिरिट को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन लिन फेंग के बुलाने के बावजूद भी वो वेपन स्पिरिट लिन फेंग के सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, वेपन स्पिरिट तुम चिंता मत करो, तुम अब बिला झिझक हमारे सामने आ सकते हो, वो खटिया पंछी अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, सीनियर आखिर आपकी कहने का मतलब क्या है, मेरा भला वेपन स्पिरिट के साथ क्या ताल्लुक, मैं उसे कुछ क्यों कहूंगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर वो वेपन स्पिरिट वहाँ पे सामने आते हुए उसी फॉर्म में आ जाता है जैसे उसे शाओटियन अपने इल्यूजन के अंदर देख रहा था। अब ये देखकर तो बेचारे शाओटियन का वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था, जबकि लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस वेपन स्पिरिट को सीधा अपने पास रखते हुए कोर्टून में कहता है, अब समय है सी रियल्म यानी ब्लैक रिवर की तरफ जाने का। और लिन फेंग ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।